Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we are going to discuss about ideal gas equation and its proof as well. Okay, so without getting late, let's start it. So देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है साथ ही साथ. ओके, बिकॉज आज हम आइडियल गैस के प्रूफ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, और जनरली आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आइडियल गैस इक्वेशन तो बेसिकली सभी को पता होती है कि पी वी बराबर एन आर टी होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता है कि पी वी बराबर एन आर टी कहाँ से आया. ओके, तो रीज़न पता करने के लिए हम इसका प्रूफ करेंगे. ओके, ये लॉजिक पता करने के लिए क्या करें, इसका प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. सी, देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो पी वी इक्वल्स टू आर टी होती है. क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू आर टी. ओके, लेकिन ये पी वी इक्वल्स टू आर टी जो होती है वो फॉर क्या होती है? वन मोल होती है, यानी कि एन इक्वल्स टू वन मोल. और आप जानते हो कि फ्रेंड्स मोल क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं वन मोल. ओके, अगर बाई द वे अगर हम आपसे कहते हैं कि एन मोल ऑफ, अगर एन मोल है, ठीक है, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो उसके लिए हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हो जाएगी. क्या हो जाएगी? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. कुछ बुकों में फ्रेंड्स म्यू आर टी भी लिखा होता है, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. ओके, ये क्या है? एन मोल ऑफ गैस के लिए. ओके, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ये क्वेश्चन कैसे एमसीक्यू में फ्रेम कर लिया जाता है वो आपसे बता दें. देखिएगा, जो ऐसे क्वेश्चन पी वी इक्वल्स टू जो आर टी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो लिखा है पी वी बराबर आर टी निम्नलिखित में से किन दो प्रोसेस के लिए संभव है. ओके, तो याद रखिएगा, जो हमारा पी वी बराबर आर टी हो वो आइसोथर्मल के लिए भी वैलिड है और साथ ही साथ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वैलिड है. ओके, तो यानी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया? पी वी बराबर आर टी, ठीक है, संभव है केवल समतापी के लिए, केवल रुद्धोष्म के लिए और केवल समतापी तथा रुद्धोष्म दोनों के लिए, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम. तो याद रखिएगा, जो पी वी बराबर आर टी है आइसोथर्मल, दैट मीन्स समतापी, और रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक दोनों ही प्रोसेस के लिए वैलिड है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पी वी बराबर आर टी जो हमारी इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ हुई है उसके अबाउट में बता दें कि कौन सी राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है. ओके, तो देखिएगा, तो याद रखिए, उससे पहले हम आपको बता दें जो पी वी टी, ये तीन वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इससे हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहते हैं. क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक वेरिएबल. याद रखिएगा, हिंदी में फ्रेंड्स बोलते हैं ऊष्मागतिकी चर. ओके, थर्मोडायनामिक वेरिएबल. ओके, अब आप सोच रहे हैं कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं. तो देखिएगा फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल हमारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी भी गैस के स्टेटस को मेंशन करते हैं. ओके, यानी कि गैस की स्टेटस तीन नीति होती है. प्रेशर हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है और इसका टेम्परेचर हो सकता है. ओके, तो सो कम टू द पॉइंट. सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करें, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी जो थी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, उसके लिए हम प्रूव करते हैं कि वो एक्चुअली कहाँ से आता है. तो देखिएगा, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है ना, बॉयल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के. वॉल्यूम जो होता है बॉयल्स की लॉ से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. ओके, कब होता है? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं. ओके, तो ये बॉयल के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं. ओके, सेकेंड लॉ देखिएगा, जो चार्ल्स का लॉ होता है वो कहता है जो वॉल्यूम होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. ये कब होता है? तो इसमें कंडीशन होती है जो हमारा प्रेशर होता है ना उसे कांस्टेंट रखें. ओके, ऑलराइट, इसे मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम आपस में क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करने के बाद हम लोग क्या पाते हैं? सी, कंबाइन करने के बाद हम पाएंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी ओवर पी. यही तो पाएंगे. और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो फाइनली हम पाते हैं कि अब बी पी या फिर पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी. ओके, और आप जानते हैं फिर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा आर. तो पी बी बराबर आर टी, पी बी बराबर आर टी. ठीक है, यही तो थी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन. ये क्या है? फॉर वन मोल निकली है. ओके, अब एन मोल के लिए पी बी बराबर एन आर टी, एन का गुणा हो जाएगा. ओके, तो ये क्या है? मैं इसकी टेक स्क्रीनशॉट. ओके, तो कहने का मतलब अपने बॉयल की लॉ से, तो देखिए क्या निकला था, एक बार फिर बता देते हैं. पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी निकला था. कब? जब हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन किए थे. ओके, तो पी वी इक्वल्स टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट के रूप में क्या होता है? आर आता है. यहाँ पे आर क्या है? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. ओके, और इसे ही हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? जो हमारा आर है फ्रेंड्स, इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके,
तो इसकी वैल्यू भी वेल फिक्स है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो ये याद रखिएगा, जो हमारे फ्रेंड्स पी वी बराबर आर टी निकली, ये फॉर 1 मोल है। ये क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ओके, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ओके, और मोल क्या होता है? हमारी जो मैटर होता है उसकी क्वांटिटी होती है, फॉर मोल ऑफ गैस। अगर यहीं पे आपसे पूछ रहे फॉर एन मोल ऑफ गैस तो क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और कुछ बुकों में म्यू आर टी भी लिखा होता है, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो पी वी बराबर एन आर टी। तो हम लोगों ने क्या सीखा फ्रेंड्स? अगर हमें आइडियल गैस इक्वेशन को बेसिकली अगर प्रूव करना है तो जनरली हमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पता होने चाहिए। ओके, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को आपस में कमेंट करने के बाद एक नई इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन को रिमूव करके गैस कांस्टेंट आएगा, तो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है इस प्रकार से प्रूव कर ली जाती है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बॉयल्स लॉ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो देखिएगा बॉयल्स लॉ थोड़ा सा बता दें आपको। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ जो होता है फ्रेंड्स, बॉयल्स क्या एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी आइडियल का जो वॉल्यूम होता है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब होता है ये? जब हम टेम्परेचर को, किसी भी गैस की टेम्परेचर को क्या रखें? कांस्टेंट होता है। तो इसका अर्थ फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर हम बाय द वे प्रेशर, किसी भी गैस के प्रेशर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एंड अगर बाय द वे हम प्रेशर को इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म का मीन्स हुआ। तो इसे ही हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर बॉयल्स लॉ को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखिए कैसे करना है, लाइक समथिंग दिस। ओके, वॉल्यूम को ले लें बाई एक्सिस पे और प्रेशर को ले लें एक्स एक्सिस पे। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है, लाइक समथिंग दिस। ये वाला जो कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। ओके, तो ये हमारा बॉयल्स लॉ का क्या है? ग्राफ हो गया। ओके, इस ग्राफ को फ्रेंड्स बोलते हैं क्या? वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। ओके, सो इधर में जो वैल्यू होती है हमारी लो होती है। ओके, राइट हैंड साइड में हाई होती है, राइट, और जो हमारा टॉप में भी क्या होती है? हाई होती है। सो ये हमारा ग्राफ होता है किसका? बॉयल्स लॉ को। ओके, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये समझ में आएगा। ओके, नाउ अब हम समझ लेते हैं चार्ल्स लॉ। ओके, तो सी चार्ल्स लॉ को फ्रेंड्स समझने के लिए, ओके, ओके सी कम टू द पॉइंट। सो अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या? चार्ल्स लॉ। ओके, तो चार्ल्स पी कौन थे? हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था? सी, इन्होंने कहा था किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, कैपिटल टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री केल्विन। ओके, तो ये इन्होंने कहा था कि जो किसी भी गैस का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब होता है? जब हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, जब गैस के प्रेशर को क्या ले लें? कांस्टेंट ले लें। ओके, तो देखिए अपने इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी फाइनल ओवर वी इनिशियल इक्वल्स टू टी फाइनल ओवर टी इनिशियल। ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। राइट, बी फाइनल मतलब फाइनल वॉल्यूम, ओके, और बी इनिशियल मतलब इनिशियल वॉल्यूम। ओके, सो ये हमारा था क्या? चार्ल्स लॉ। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसका ग्राफ भी बता देते हैं, देखिएगा सी, अगर आप ग्राफ, तो ये बी क्या है? टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम बाई एक्सिस पे ले लेंगे और टेम्परेचर को किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। तो इस ग्राफ को नाम दे देंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स, ऐसे लाइक समथिंग दिस। जैसे जैसे हम देखो इधर में बढ़ेंगे, इधर में हाई वैल्यू करेंगे, जैसे जैसे हम आर साइड में बढ़ते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ओके, लाइक समथिंग दिस। तो ये जो कर्व है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। ओके, तो इस मैथमेटिकल का फॉर्म क्या होगा? इस मैथमेटिकल फॉर्म का मीनिंग हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारा जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है किसका? चार्ल्स लॉ का। राइट, तो ये तो जानते ही, यहाँ पे हमारी लो वैल्यू होती है ना, और आर साइड में हाई वैल्यू होती है।
सेम भी टॉप में भी क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ लिया। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पॉइसन लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों पढ़ लेते हैं तो 100% कुछ दिन बाद हम फॉरगेट हो जाते हैं कि इसमें कौन सा लॉ था। ठीक है, कहने का मतलब चार्ल्स लॉ पूछते हैं, कोई पूछता है तो हम क्या बॉयल्स लॉ बता बैठते हैं, और जब बॉयल्स लॉ कोई पूछता है तो हम चार्ल्स लॉ बताएं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक। याद रखिए, जब भी आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पे 100% आपको कंपेरिजन कर ले, यानी कि कंपेयर कर लेना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेरिजन स्टडी करेंगे सो दैट हमारे जितने भी कन्फ्यूज़न है हमारे माइंड में वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ओके, तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपेरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिख दे रहे हैं हम लोग क्या, बॉयल्स लॉ, ओके सॉरी बॉयल्स लॉ है ना, और दूसरी साइड लिख दे रहे हैं हम आपको चार्ल्स लॉ। तो कंपैरिजन करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, सी, सो दैट आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखिएगा, सॉरी देखिए सी, तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो कंपैरिजन करवा दें, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। ओके, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारा जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम जो है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जबकि हमारे चार्ल्स लॉ में क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ओके, और इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। ओके, तो ये दो बेसिकली मेजर डिफरेंस है। आप देखिएगा हम याद कैसे रखें कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ओके, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे थर्मोडायनामिक वेरिएबल। क्या बताए थे, तीन ही तो होते हैं, पीवीटी यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं। ओके, तो याद रखिए जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, जो कौन सा वेरिएबल जो पी से स्टार्ट हो रहा है, पी स्टार्ट किससे हो रहा है, यानी कि चालू किससे हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है ना, तो यानी कि चालू यानी कि चार्ल्स। ओके, चालू यानी कि चार्ल्स, दैट मीन्स प्रेशर जो हमारा इसमें क्या होगा, चार्ल्स किलो में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चालू किससे स्टार्ट है, पीवीटी, पी से, और चार्ल्स, ओके चालू चार्ल्स। ओके, इस प्रकार से याद रख सके। अगर एक हमें पता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बहुत सारा हमें टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, आई होप समझ में आएगा, नहीं समझ एक बार फिर बता दे रहे हैं कि पीवीटी हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं। ओके, तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहाँ से चालू होता है, पी से, चालू यानी कि चार्ल्स। ओके, चार से स्टार्ट हो, इस प्रकार से हम लोग को रिलेट करके ओके समझ सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आपको कुछ फैक्ट बता दें, सी, ओके सी, तो हम आपको अब कुछ फैक्ट बताएं जो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो हमारी पीवीटी की जो वैल्यू होती है वो प्री डिफाइन कर दी गई है। ओके, तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, तो याद रखिएगा, इसमें जो प्रेशर का मान होता है वो होता है 1 atm। कितना होता है, 1 atm। ओके, जबकि वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो लिया जाता है 1 लीटर, एंड जो टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, 273 केल्विन, याद रखिएगा। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर पीवीटी की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का वैल्यू 1 atm ले दिया जाता है और वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर और टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस। एंड देन ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बात आती है गैस, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है, आर जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो इसकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, देखिएगा। तो आर का जो वैल्यू होता है ये रट लीजिएगा, है ना, जैसे मुझे याद है 8.341 atm लीटर पर मोल केल्विन। इसका यूनिट क्या होता है, atm लीटर पर मोल केल्विन, मोल केल्विन। ओके, तो ये यूनिट कैसे है अभी वो भी आपको बता देंगे। ओके, और दूसरा जो वैल्यू होता है आर का, सी, ओके, तो दूसरा वैल्यू क्या होता है, देखिएगा, दूसरा जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, 0.0821, 0.0821
821 जूल पर मोल केल्विन। ओके, तो दो वैल्यू होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वैलिड जो है वो 8.341 वाली है। ओके, अब बात आती है, आप सोच रहे हैं इसके जो यूनिट है वो कहाँ से आया। ओके, ATM लीटर पर मोल केल्विन। तो अगर आपके ये भी डाउट है तो वो भी क्लियर कर दे, हो जाएगा भी। ओके, तो वीडियो को इसको मत करना सी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर। ओके, तो देखिएगा ये कैसे निकलती है वो भी आपको बता दें। तो इसके लिए आपको बेसिकली फार्मूला पता होना चाहिए, PV = nRT का पता होना चाहिए, PV = nRT। ओके, ब्रूस चेंज कर ले सी। इसके लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए PV = nRT का पता होना चाहिए, PV = nRT। यही तो मैं जनरल इक्वेशन होती है आइडियल केस की, है ना। यहाँ से हम आर का जब वैल्यू निकालेंगे तो ओबियसली क्या हो जाएगा, PV/NT, PVT/NT। और प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ATM, है ना। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लीटर। बटे का मतलब क्या होता है, प्रति। और एन का मात्रा कितना होता है, मोल। और टी का मात्रा केल्विन। तो यहाँ से निकलता है ओके, मोल केल्विन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब बात आती है दूसरी यूनिट, जो एक दूसरी यूनिट मैंने लिखी थी क्या ना, दूसरी यूनिट मैंने लिखी थी क्या, जिसमें मैंने वैल्यू ली थी 0.0821 जूल पर मोल केल्विन। ये भी तो लिखा था मैंने, ठीक है। तो इसका यूनिट कैसे है, सी। देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पर क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्या, PV = nRT। क्या पढ़ी थी, PV = nRT। लेकिन आपने P तथा B के पदों में वर्क डन भी पढ़ा होगा। ओके, तो क्या मैं PV की जगह वर्क डन लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमारा RT है वो क्या आ जाए, बटे में आ जाएगा, सॉरी NT, है ना, NT नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट W का मात्रक क्या होता है, जूल, N का मात्रक मोल, और T का मात्रक क्या होता है, केल्विन। ओके, ऐसे निकाला जाता है, होप यू अंडरस्टैंड। तो R का मात्रक का दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मोल केल्विन। क्यों होता है, क्योंकि W = PVV फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट और बता दें आपको। देखिएगा, मैंने प्रेशर की बात की थी, किसकी बात की थी, प्रेशर की, है ना। तो प्रेशर का यूनिट, अगर ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाए तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर दूसरा यूनिट होता है इसका पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ओके, अब देखिए पास्कल यानी कि प्रेशर की कुछ अन्य यूनिट भी होती हैं, अदर यूनिट। ओके, तो वो कौन कौन सी होती है, अदर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो कौन कौन सी होती हैं, देखिएगा। पहला तो ATM भी होता है, एक ATM। ओके, और एक ATM का वैल्यू कितना होता है, 1.05 × 10⁵ पास्कल। ओके, ये हमारा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारे सिर पर हमेशा ही इतना, यानी कि इतना हमारा जो हेड है ना, हेड, इस पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमेशा इतना लदा रहता है। ओके, और हमारा जो एक टॉर होता है ना, टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट है। एक टॉर में 133 पास्कल होते हैं। ओके, एक बार भी क्या है हमारा, ठीक है, बार में क्या है, जो बार है BAR, बार भी क्या हमारा प्रेशर का यूनिट होता है। ओके, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁵ 5 या 6 होता है, सॉरी 5 होता है, 5 पास्कल। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये अदर यूनिट ऑफ प्रेशर है, ATM भी होता है, टॉर भी होता है, और बार भी होता है। ओके, लेकिन ऐसे यूनिट क्या होती है, पास्कल अथवा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए, कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पे पास्कल का यूनिट भी पूछ लिया जाता है। तो यूनिट क्या होता है, सॉरी डायमेंशन ऑफ फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ प्रेशर। ओके, तो डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या होता है, ml इनवर्स T⁻², ml इनवर्स T⁻²। ओके, नाउ यहाँ पे एक फैक्ट और बता दें आपको, प्रेशर से संबंधित बात आ गई तो ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था जब मैंने एग्जाम दिया था, सी। देखिएगा, जो हमारा प्रेशर होता है ना, प्रेशर है ना, प्रेशर का जो फार्मूला होता है, सी पी, प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। यही तो होता है। परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है, यानी कि F⁴ ओवर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो यूनिट है वो क्या, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। ओके, जबकि हमारा जो स्ट्रेस है जिसे हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, ओके, तो उसका जो फार्मूला होता है, उसका भी फार्मूला जो होता है लगभग सेम होता है, सी स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ फिक्स आर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारे क्या, इंटरनल फोर्स होता है, क्या होता है, इंटरनल INT, इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए उसमें फोर्स जो होता है प्रेशर में परपेंडिकुलर होता है और इसमें फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स में इंटरनल फोर्स होता है, जबकि हमारा जो परपेंडिकुलर फोर्स हुआ करता था वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ करता है। ओके, और याद रखिए लेकिन इसकी जो यूनिट है, यूनिट और डायमेंशन ऑफ फार्मूला दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है, देखिएगा यहाँ से MCQ कैसे फ्रेम किया जाए, बोलेगा निम्नलिखित में से जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की विमा किस भौतिक राशि के समतुल्य होगी, तो याद रखिएगा प्रेशर के समतुल्य होगी। ओके, जैसे हमारे जो कार्य होता है, कार्य की जो विमा है वो किसके समतुल्य होती है, ऊष्मा के समतुल्य, या फिर कार्य की जो विमा होती है वो ऊष्मा के समतुल्य या फिर ऊर्जा के समतुल्य होती है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आएगा ना, तो अगर आपको समझ आए तो वेल एंड गुड। ओके, और आपको ये वीडियो प्लीज़ अगर जैसा भी लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको जो लगता है जो भी आपका जो टॉपिक है वो वीक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, मैं 100% पर वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।